हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12। मतलब यहां पर कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट को, भौतिक जगत को। जी हां, यहां से बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से हम इनिशिएट कर रहे हैं हमारी 11th फिजिक्स को। हम यहां से कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो डाउट यहां से कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहां से इंट्रोडक्शन होता है आपका फिजिक्स के साथ में। तो भाई जब तक किसी के साथ परिचय होगा नहीं तो मेल मिलाप बढ़ेगा कैसे, और जब तक मेल मिलाप बढ़ेगा नहीं तब तक समझेंगे कैसे। तो भैया मेल मिलाप बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं यहां से चैप्टर नंबर 1 से, जहां पर हम देखने वाले हैं इस सेशन में भौतिकी है क्या, एक्चुअली ये फिजिक्स है क्या, क्या होता है ये सब कुछ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। मतलब फिजिक्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्यों ऐसा करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए स्कोप है, कौन सी ऐसी चीजें जो हमें एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती हैं भाई कि ताकि हम उसको समझें सीखें। सिमिलरली आगे हम देखेंगे कि इस फिजिक्स का टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के साथ में क्या कनेक्शन है, किस तरीके से हमारी ये टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस, हमारी फिजिक्स इस सोसाइटी के काम में आती है। एंड उसके बाद हम देखेंगे प्रकृति में मूल बल, मतलब क्या है, जो फोर्सेस होती हैं वही मूल कारक है इस सभी चीजों का, किसी भी कार्य के होने का। किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्नोलॉजी द्वारा जो हमको मदद की जाती है उसके मूल में, उसके केंद्र में जो चीज है वो है बल। तो हम इसके अंदर में समझेंगे विभिन्न प्रकार के बलों का। चूंकि ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, मतलब ये सब कुछ हमें आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर में डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करना है। यहां सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा आपका इनके साथ में। आगे हम समझेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति को, जो फिजिकल लॉज हैं वो किस तरीके से एप्लीकेबल हैं, क्या नेचर है उनका, इन सभी बातों को सीखने वाले हैं सेशन में। तो मतलब इस सेशन में जब पता चल चुका है कि हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, तो चलिए ना फटाफट से शुरू कर लेते हैं हम सेशन को, और सबसे फर्स्ट समझते हैं कि एक्चुअली ये फिजिक्स है क्या, कौन सी बला है भैया ये फिजिक्स जिसको हमको करनी है इस साल स्टार्ट। तो भैया ये बला नहीं है, यहां बल है। ये वो बलों के बारे में बताएगा जिसके कारण आपके काम आसान होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम जरा कि ये साइंस, ये फिजिक्स आया कहां से, किसकी सोच थी भाई, किसने सोच लिया कि ऐसा साइंस कुछ होना चाहिए, कहां से आया है सब कुछ। तो देखिए ना भाई, जो भौतिकी विज्ञान है यह विज्ञान की वो शाखा है जहां पर ऊर्जा के विभिन्न रूपों को, द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आपको सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि भैया ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजों से मिलकर के चल रही है। कौन कौन से? तो पहला चीज है मैटर और दूसरी चीज है एनर्जी। पहला चीज क्या हो गया भाई, द्रव्य, और दूसरी चीज हो गई उसकी एनर्जी, मतलब ऊर्जा। और लड़ाई इन दोनों की ही है भैया। हमारे पूरी दुनिया में जो मेन लड़ाई भी है ना वो इन्हीं दोनों का है, या तो द्रव्य की या ऊर्जा। द्रव्य मतलब मास समझ लीजिए, मैटर समझ लीजिए, और उन मैटर्स की एनर्जी। तो भैया एक बात समझिए ना, सबसे ज्यादा हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब में हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ एनर्जी। हम कुछ खरीद रहे हैं तो मैं कहता हूं आप एनर्जी खरीद रहे हो, कुछ दे रहे हो किसी को तो एनर्जी दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं भाई, एनर्जी। मतलब जो मारा मारी, जो भागम भाग है वो एनर्जी की है। और ये एनर्जी ले किसके लिए रहे, इस द्रव्य के लिए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे चला, तो आप ऐसा समझिए ना, इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं, होने को इस पूरे ब्रह्मांड में एक चीज चल रही है, बट हम पृथ्वी पर बात करते हैं। एक कोई कण है, वही कण, उसकी ऊर्जा स्तर कुछ इस प्रकार की है कि वो एक, मान लेता हूं मैं, जिंक की तरीके से बिहेव करती है। जिंक एक मटेरियल है भाई, ठीक है। उसी तरीके से वही कण अगर वो बात कर रहे हैं तो भाई कॉपर के तरीके से बिहेव कर रही है। तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं क्या कि सेम कण है,
लेकिन ऊर्जा स्तर में बदलाव होने के कारण एक जिंक जैसा बिहेवियर दे रहा और एक कॉपर जैसा। एक उसी द्रव्यमान का बना हुआ लोहा हो सकता है और उसी द्रव्यमान का बना हुआ एक पत्थर भी हो सकता है भाई। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है? द्रव्यमान सबके पास में लगभग एक से ही है, लेकिन उनकी ऊर्जा अलग अलग होगी, क्योंकि इन द्रव्यमानों का, इन द्रव्यों का बनने के पीछे का मूल कारण देखेंगे तो सब कुछ बना किससे भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलाकर क्या बनाते हैं? तो परमाणु। ये परमाणु क्या मिला के बनते हैं भाई? तो ये अणु बनाते हैं। उन अणुओं को जोड़ देते हैं तो वो कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ बन जाता है। तो पदार्थ के बनने के पीछे का कारण तो वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन उन्हीं चीजों से बना एक पदार्थ जिंक कहला रही है और एक पदार्थ कॉपर कहला रही है। ऐसा क्यों? तो इनमें ऊर्जा स्तर की भिन्नता है। इस ऊर्जा की भिन्नता के कारण यह सब कुछ हो रहा है। हम जो कुछ भी चीजें देख रहे हैं सब कुछ इस एनर्जी के लिए चल रहा भाई, ठीक है ना? तो मतलब आपसे यह समझेंगे कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीजें हैं, क्या? एनर्जी एंड मैटर। और ये दोनों कंजर्व है। ना तो आप द्रव्य को बना सकते हो, ना तो आप द्रव्यमान को गढ़ सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप रूप बदल सकते हैं। सिमिलरली ऊर्जा को भी ना तो आप बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते। ये हमारे इन्वायरमेंट में कॉन्स्टेंटली बनी हुई है, फिक्स बनी हुई है। ये ना आप उसको कभी उसका दोहन करके खत्म कर देंगे, ना कोई ऐसी मशीन बना देंगे जिससे कि आप जनरेट कर पाए, सिर्फ और सिर्फ आप कन्वर्ट करते हैं। और एक बात, ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होगी तब तब कार्य होगा। और मुझे काम से मतलब है भाई, है ना? कहते हैं ना काम से मतलब है। काम से मतलब क्या? मतलब हम कार्य कराना चाहते हैं भाई। और कार्य कराने का मतलब क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण होना। किसके लिए? तो इन द्रव्यों के लिए। अर्थात हमारे फिजिक्स के अंदर जो डिस्कस करनी है वो इन्हीं दोनों के बारे में चलता रहेगा, द्रव्य और उनकी ऊर्जा, द्रव्य और उनकी ऊर्जा। ठीक है, किस प्रकार से होगा, क्या होगा, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। आगे अगर देखें कि ये एक्चुअल में ये वर्ड्स कहां से आए, ठीक है, तो देखिए जो साइंस वर्ड है ये आया हमारे एक लैटिन भाषा से, जिसका शब्द है क्या? सिंटिया। सिंटिया जो शब्द है इससे मिलकर क्या आया भाई? हमारा साइंस, जिसका मतलब क्या होता है भाई? जानना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जानना, किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, इसका मतलब है सिंटिया का। इसी से समझ में आया क्या? साइंस। मतलब साइंस का मतलब क्या है? तो साइंस का मतलब है सीधा सीधा नॉलेज से, सीधा सीधा जानकारी से, सीधा सीधा ऐसा कहें कि आपके पास उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है उससे। अच्छा, संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान, अरबी भाषा में अगर कहते हैं तो इसको इल्म कह सकते हैं। ये दोनों ही क्या व्यक्त करते हैं भाई? ज्ञान। मतलब इन सब से पता चलता है कि जो ज्ञान है इसी को विज्ञान कहते हैं। ऐसी चीज जहां पर ज्ञान मिले उसको, उस सब्जेक्ट को कह लीजिए, उस सब्जेक्ट को विज्ञान कहते हैं, उस सब्जेक्ट को हम साइंस कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां तक में आई थिंक आपको अब समझ में आ चुका कि मैंने एक्चुअली फिजिक्स जो है ये क्या है। ठीक है ना? तो एक छोटी सी बात और करते चलूं मैं इसमें। तो फिजिक्स जो है एक्चुअली जो अंग्रेजी शब्द है जिसका ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ, ग्रीक लेटर से ये चल के आया, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। इसका तुल्य शब्द संस्कृत में जो है वो भौतिकी है, और हमारी जो हिंदी है वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को इंपोर्ट करती है। कैसे भाई? संस्कृत से। तो ये जो भौतिकी वर्ड है अल्टीमेटली इसी शब्द का जो प्रकृति है इसी से मिलकर के आया है हमारे पास में भौतिकी के रूप में, फिजिक्स के रूप में। इसके दो मेन विचार हैं, एक है एकीकरण और दूसरा है न्यूनीकरण। एक है सबका एकत्रीकरण, सबको एक जगह एक्यूमुलेट करें, सबको एक साथ में अलाइन करें, और दूसरा है उसका न्यूनीकरण, मिनिमाइज कीजिए। जो चीज बड़ी है उसको और छोटा ले आइए, उसको और छोटी सी चीज में लेकर के चलते चले जाइए। और एकीकरण का मतलब ये होता है बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारी चीजें, उनको एकत्रित कीजिए भाई, लिंक कीजिए, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सभी इसी ऊर्जा और द्रव्यमान के पार्ट हैं, तो सब कुछ जुड़ा ही तो मिलेगा। तो ये दो पोर्शंस हमारे फिजिक्स के मूल रूप में होता है। और इसी तरीके से हम अगर डिस्कस करें तो भाई जो भौतिकी अल्टीमेटली पढ़ेंगे ना, ये वो उन परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उन घटनाक्रमों के बारे में देखेंगे जो कि हमारे आसपास चल रहे हैं और हम उसको सेंस कर सकें। आपको पता है कि आपकी बॉडी में भी सेंसर है भाई। जैसे
आपके फोन में सेंसर होता है, आपके पीसी में सेंसर होता है, आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं जिनमें सेंसर्स होते हैं। आपने बहुत कॉमन वर्ड है सेंसर, आपने सुना है। हमारी बॉडी में भी सेंसर है भाई। कौन कौन? आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, जिसको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। भाई यहां कह रहे हैं ना ज्ञान से ही, तो इसका मतलब है जिससे आपको ज्ञान की एहसास हो वही है विज्ञान। तो आपकी ज्ञानेंद्रिय 5 है। ये पांचों क्या है? तो अलग अलग तरीके की ऊर्जा के लिए सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं स्किन की बात करता हूं, तो स्किन आपका टेम्परेचर सेंस कर सकती है, प्रेशर सेंस कर सकती है, अल्टीमेटली फोर्स सेंस कर सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं भाई कान की, तो कान क्या कर सकता है? जो ध्वनि ऊर्जा आती है उसको सुन सकते हैं। आंखों की बात करें इसी प्रकार, तो ये क्या करती है भाई? तो जो प्रकाश ऊर्जा आती है उसके लिए सेंसिबल है। मतलब ऐसा समझ में आता है कि हमारे ये जो पांचों बॉडी पार्ट्स हैं, ये किसी ना किसी भौतिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसको हमारे ये ज्ञानेंद्रिय सेंस कर लेंगी उन्हीं को कहते हैं भौतिक, उन्हीं को कहते हैं फिजिकल, उन्हीं को कहते हैं वास्तविक। अगर कोई भी ऐसी चीज, ऐसी कोई परिघटना जो हमारी ये ज्ञानेंद्रिय सेंस नहीं कर रही, वो हमारे पास नहीं आती, वो हम फिजिक्स में जनरली नहीं देखते। साइंस के दूसरे पोर्शंस हैं जहां पे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, वहां पर भी नहीं देखते हम बहुत सारी चीजों को, जो कई बार को हमारी आंखों से नहीं दिखता, हम सेंस नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर वो रासायनिक परिघटनाएं चल रही होती हैं। लेकिन फिजिक्स में हमेशा ही आप महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा, आपकी इंद्रियां बताएंगे इनके बारे में, वही आएगा हमारे फिजिक्स में, वही होगा इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस उसकी। और जिसके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है उसी को हम सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज नेवर बी नेगेटिव, भौतिक राशियां कभी भी नेगेटिव, नकारात्मक नहीं हो सकती, इमेजिनरी नहीं हो सकती, हमेशा वो वास्तविक होंगी। ठीक है, तो चलिए इन्हीं दोनों मेन विचारधाराओं को लेकर के हमको चलना है इस पूरे फिजिक्स के लिए। थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं कि कौन सी चीजें, मतलब इसमें स्कोप क्या है। क्योंकि जैसे ही हम कुछ शुरू करते हैं ना, हमारे दिमाग में आता ना, भैया एक बात तो बताओ, ये सब कुछ तो मैं कर लूं, लेकिन इसमें स्कोप है क्या? क्यों करना भैया? मुझे 11th क्लास में क्यों ले लेना है PCM, ठीक है, या PCB? मैं कॉमर्स क्यों ना लूं, मैं दूसरे अदर सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज क्यों ना लूं? बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है, क्यों नहीं लूं? तो भाई उसके लिए आप क्या ढूंढते हैं? तो आप सभी सब्जेक्ट्स में जाके तलाशते हैं कि इसमें स्कोप क्या है, इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एक्साइटेड रख सकती हैं। क्योंकि देखिए एक्साइटमेंट जिस दिन खत्म, क्लासेस, पढ़ाई लिखाई और हमारी ग्रोथ सब उसी दिन खत्म। एक्साइटमेंट बरकरार है तो भाई आपकी क्यूरियोसिटी जगी हुई है, तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, और नॉलेज बढ़ने को ही तो साइंस कह रहे हैं ना भाई। तो मतलब क्या समझ में आया? यह समझ में आता है कि भाई मुझे इसमें स्कोप पहले पता करनी पड़ेगी, क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट में, कौन से ऐसे एक्साइटमेंट्स हैं। तो भैया देखिए साइंस में स्कोप की जब हम बात करते हैं, तो साइंस एक इस तरीके का सब्जेक्ट है, एक इस तरीके का स्कोप है इसके अंदर, जो कि आपको हमेशा पिछली चीजों से रिलेट करता है। मतलब इसमें पूर्व ज्ञान का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसी कोई चीज अब नहीं हम करेंगे कि हमने यहां पे पढ़ करके खत्म कर लिया, अब अगली क्लास में क्या, मतलब जैसे हम लिटरेचर में पढ़ते भाई एक स्टोरी हमने पढ़ लिया, अब अगली क्लास में उस स्टोरी का क्वेश्चन आंसर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, उस स्टोरी का मूल रूप जो था वो क्या शिक्षा देती थी उससे मतलब था, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर अगली क्लास में नहीं याद रख लेना। लेकिन यहां पे नहीं, साइंस में आने के बाद आपको आपके पूर्व ज्ञानों को सजा के रखना पड़ेगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे अगर आप इन सभी चीजों को बिल्ड, तो होगा बस इतना कि आपके सामने बहुत सारा डेटा होगा और आप एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पा रहे भाई? क्योंकि आपने उनके बीच में कनेक्शन नहीं बनाया। तो इसलिए यहां पे कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी साइंस ने कहा ना, फिजिक्स ने कहा ना, एकीकरण। हमारी जो विचारधारा है वो किसके ऊपर है? एकीकरण करने के ऊपर। आप तो एक ऐसे माले में पिरो दो सभी को कि एक धागा पकड़े और आखिरी तक पहुंच गए। ऐसे ही हम सीखेंगे अपने सब्जेक्ट को, ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेट करते हुए। देखिए नई चीजें सीखने से बेहतर है कि जो आपके पास है उसी को मॉडिफाई करते हैं ना। 9th एंड 10th क्लास में आपने सभी टॉपिक्स इनिशिएट कर लिए हैं, इसीलिए उसको फाउंडेशन क्लास कहते हैं हम। वहां पे ये सारे टॉपिक्स इनिशिएट हो चुके हैं, अब उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लेंगे। तो भाई जब आपके पास एक बेस है तो क्यों ना उसी को मॉडिफाई किया जाए।
नई नई चीजें देने से कोई अलग सा फायदा नहीं है, तो उसके मॉडिफिकेशन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। इसीलिए हम इसमें समझ रहे हैं कि हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसकी इंपॉर्टेंस है भाई। अब जैसे देखिए, एक छोटे से एग्जांपल के साथ में चलते हैं। हमने यहां पे एक एग्जांपल रखा हुआ है, ये क्या है भाई? तो ये फिजिक्स में एक सिद्धांत जिस किसी ने भी दिया, यहां पे जैसे जो यहां पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, या आपको है ना नाभिकीय मॉडल का है, ठीक है। नाभिकीय मॉडल के लिए जैसे मान लीजिए यहां पे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिया, तो यहां एक्साइटमेंट और यहां स्कोप की यही बात है कि आपके दिमाग में चीजें नई नई आती जाती हैं कि यार एक काम ऐसा करता हूं, इसको यहां से यहां लेकर के जाऊंगा और एक दूसरा एटम है इसको यहां लेकर के आता हूं, इन दोनों एटम्स को अगर मैं टक्कर कराता हूं तो क्या क्या संभावना है, इन दोनों एटम्स के टक्कर होने से क्या क्या चीजें बनेंगी, क्या इसमें से ऊर्जा विमुक्त होगा या ऊर्जा का ह्रास होगा, या फिर ये दोनों टूट करके 4 में बदल जाएंगे, 6 में बदल जाएंगे, एक जो टकरा है वो कहीं और निकल जाएगा, क्या होगा इन सब में। ये सब एक्साइटमेंट आपको प्रेरित करती है नई चीजों को ढूंढने के लिए, और जो नई चीजें आप ढूंढते हैं यही है आपका अल्टीमेट स्कोप, कि भाई यहां इसका क्षेत्र बहुत बृहत है, बहुत वास्ट क्षेत्र है जहां पर आप नई नई चीजें बना सकते हैं। भाई आपकी सोच, आप स्वयं कुछ ऐसी चीजें इसमें से ढूंढ के निकाल सकते हैं जो रदरफोर्ड ने भी, ये जो अल्फा प्रकीर्णन का एक मॉडल जो यहां पे प्रदर्शित किया जा रहा है इसमें नहीं ढूंढा था, वो हो सकता है आप ढूंढ दें, क्योंकि हर ब्रेन अलग ढंग से सोचता है और हर सोच एक नई ज्ञान को उत्पादित करता है, और होने वाला उत्पादित ज्ञान ही हमारा विज्ञान है। तो मतलब यह है कि जैसे एक यहां पे एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यहां पर उन्होंने क्या पाया, तो देखिए ये एक सिद्धांत और प्रयोग ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं तथा एक दूसरे की प्रगति में सहायता करते हैं। जो आपको ज्ञान आया उसका क्या करना पड़ेगा, आपको सिद्धांत, उसको आपको करना पड़ेगा प्रयोग, उन प्रयोग के जरिए आप इस तरीके की चीजें लेकर के आते हैं। जैसे रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल को प्रतिपादित किया। ये जो मॉडल था ये क्या था भाई, ये अल्फा पार्टिकल को ले गए, वो प्रकीर्णित हो गया, लेकिन यहीं से एक सोच आई, कौन सी, कि भाई जो रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल दे दिया, ठीक है ना। ये इसी प्रकार से जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं, और भी बात कर सकते हैं भाई। सबसे पहले जो केपलर ने ग्रहों के परितः, ठीक है, सैटेलाइट्स के घूमने की जो उनकी गति की, उनके आवर्त काल की बात करी थी, इसी के बेसिस पर न्यूटन ने जो हमें नियम दिया, किसका भाई, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, वो इसी की परिकल्पना पर आधारित है। मतलब जो एक पुरानी सोच है, मतलब पुरानी एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है या फिर एक लॉ है, उसको आप मॉडिफाई कीजिए, मॉडिफाई करके आप कुछ नया प्राप्त करेंगे, कुछ नई चीजें बनाएंगे, यही है इसका स्कोप, और यही है सबसे बेहतर एक्साइटमेंट। कौन कब क्या खोज कर देगा, किसके हाथ से कौन सी नई चीज आ जाएगी, कोई नहीं जानता। बस बात इतनी सी है कि आपको उस तरीके से सोचना होगा, उसमें लगना होगा। क्या सोच होती होगी इसके पीछे, किस तरीके से सोचते होंगे, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती होगी भाई जो कि ऐसा प्रेरित कर दे कि मैं कोई नई चीज बना दूं, ठीक है, ऐसा कौन सी चीज होगी। बहुत सारे ऐसे लोग आए, जैसे अल्वा एडिशन आए भाई, उनको पहले से थोड़ी पता था कि भाई ऐसा कुछ लगाऊंगा, एक बल्ब बन जाएगा, वो जलने लगेगा, रोशनी मिलेगी, मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर दूंगा। भाई वो लगे रहे, पुरानी चीजों को जो पूर्व ज्ञान था उसके ऊपर अप्लाई करते रहे, और वो फाइनली रिजल्ट प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से, किस तरीके से भाई, ये रही वैज्ञानिक पद्धति, ये है हमारा साइंटिफिक प्रोसेस। आपको भी इसी तरीके से अब अपनी सोच को विकसित करना होगा, क्योंकि यही सोच एक दिन आपको एक कामयाब, एक महान इंसान बनाएगी भाई। आइए जरा समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक अवधारणा, एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस, कुछ भी सोचिए भाई। विज्ञान आपको आजादी देती है कुछ भी सोचने का और कुछ भी करने का। आप तो सोचिए, आप तो ऐसा सोच के चलिए कि भैया मैं ऐसे हवा में बीज रोपूंगा और पेड़ नीचे उगेगा, ताकि फल नीचे लगेंगे तो तोड़ने में आसानी होगी। सोच सकते भाई, कुछ भी सोचना है, ठीक है ना। मैं तो एक ऐसी ट्रेन बनाऊंगा जो कि उल्टे चलेगी, नीचे की तरफ उसका हेड होगा, कुछ भी सोच सकते हैं। ऐसा बनाएंगे कि भैया कि मेरी है ना जो पानी की धारा है ऊपर ऊपर चलेगी, क्योंकि देखिए जब तक सोचेंगे नहीं तब तक तो ये बड़ा टिपिकल है।
जैसे एक सिंपल सी मैं बात आपको समझाते चलूं तो भाई जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं खोजी गई थी तब तक कुछ भी डेटा ट्रांसफर करना हो या कुछ भी हो तो भाई वायर के जरिए हुआ करता था। वायर के जरिए होता था। तब आपको ऐसी सोच लगी थी क्या कि भैया ये वायरलेस भी हो सकता है सब कुछ? बिल्कुल नहीं। जब वो टेलीफोन, वायर टेलीफोन थे भाई, बहुत वैसा नंबर ऐसा गोल गोल घुमा घुमा करके फिर वहां लाइन सा लाइन कर दी जाती थी, तब दूसरे क्या रिंग होती थी, फिर बात होती थी। ये एक लंबी प्रोसेस थी ना। क्या उस समय किसी ने ऐसा सोच लिया था कि भाई एक ऐसा भी गैजेट आ जाएगा जो वॉइस कमांड पे काम करेगा और दूसरे को कॉल कर देगा? नहीं। लेकिन जब किसी ने सोचा ही नहीं होता कि ऐसा हो तो शायद ये चीज नहीं आ पाती। मतलब सोच आपको कुछ भी रखना है, भले आपको लगे कि भैया ये अफलातूनी सोच है, लेकिन अफलातूनी कुछ नहीं होता। आप उसके पीछे लॉजिक ढूंढना शुरू कीजिए, वो लॉजिकली जरूर कनेक्ट होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम साइंस की थोड़ी सी बात करें तो हम कर सकते बात। आप सभी ने 10th क्लास तक में एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा था कि पहले से ही ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिए गए, जहां पर कहा था कि भाई ये यहां पे अभी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका ढूंढा जाना बाकी है। ठीक है, जैसे इक्का कार्बन कहते हैं जिसको, भाई वो जगह छोड़ दिया ना कि यहां पे कुछ ढूंढा जाना बाकी है, आएगा। कैसे पता चला? तो उनकी सोच, उनकी कैलकुलेशन, उनकी सारी प्रोसेस ने बताया कि भाई नहीं, ये इसी ऑर्डर में चल रहा है तो ये एक ऑर्डर में गैप बन रहा है, ये गैप को भरने कोई ना कोई आएगा, और बाद में ढूंढा गया और मिला। ठीक है ना। तो इसी तरीके की सोच यहां पर भी, कोई एक अवधारणा, कोई एक हाइपोथेसिस, जो मर्जी पड़ा है। सपोज मैं ऐसा कहता हूं, एक बहुत ही सिंपल सी चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे। मैं ऐसा कहता हूं कि आप तक बहुत पहले में ऐसा कुछ हो कि जब आपको नहीं ज्ञात था कि सूरज पूरब से उगता है, तो किसी ने बताया, और बताया तो भैया हमने मान नहीं लिया। क्या किया? तो हमने देखा कि भैया हाँ ऐसा ही कुछ होता है। तो जरा सोचिए, जिसने आपसे कहा कि सूरज पूरब से ही उगता है, वो सबसे पहले क्या किया होगा? तो उसने ये किया होगा, सबसे पहले एक अवधारणा बनी होगी उसके दिमाग में, यार ये जो एक गोला है ना, ये हर रोज देखता हूं तो यार इसी दिशा से निकल जाता। उसको वो भी नहीं पता पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर, हर बार देखता हूं यहीं से निकल जाता। भाई कल देखा यहीं से निकला, परसों देखा यहीं से, मतलब मैं बचपन से देखते आ रहा हूं यहीं से निकल रहा। तो ऐसा तो नहीं है कुछ कि यार ये यहीं से निकलता है, कुछ लॉजिक तो होगा क्यों निकल रहा है। तो उसने एक अवधारणा बना ली दिमाग में। चलिए मैं पूरब नाम यूज कर लेता हूं कि भाई ये सूरज जो है पूरब से निकलता है, ऐसी एक अवधारणा बनाई उसने। लेकिन यह अवधारणा किसी को बोलेगा कि भैया नहीं ये यहीं से निकलता, तो पड़ोसी थोड़ी मान लेगा। भाई वो कहेगा भाई ऐसा थोड़ी होता है, वो मैं अगले साल देखना उधर से उगेगा। एक तीसरे को कहा नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा था पिछले साल वो इधर साइड से सूरज उग रहा था। अब भैया बताओ ये क्या जस्टिफाई कर देंगे उनको कि नहीं नहीं आप दोनों गलत बोल रहे हो, ये पूरब से ही उगेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? पहले जाके लोगों को नहीं बताएगा, वो सबसे पहले एक अवधारणा बनाई, एक परिकल्पना करी कि भैया ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। फिर वो उसका आकलन करना शुरू करेगा, उसका अवलोकन करेगा, उसका आकलन करेगा, उसको देखेगा कि क्या ऐसा हो रहा है। तो अब आकलन करने की जरा विधियां देखना कैसे। आकलन करते समय आपको उसके हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखना होता है। हर एक पैरामीटर मतलब क्या? जैसे उसने सबसे पहले देखा यार हो सकता है आज उगा है, कल हो सकता है कहीं और से उगे, तो फिर कल उसने देखा कि भैया ये पूरब से ही उगा। फिर उसने पाया परसों भी देखा पूरब से ही उगा। फिर उसके दिमाग में आया कि यार ठीक है ये तो लग रहा है कि लगातार उग रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यार इवन नंबर ऑफ डेज पे वो यहां से उग रहा है, ऑड नंबर ऑफ डेज पे कहीं और से उगेगा। मतलब जो सम दिन होते हैं वहां पे यहां से उग रहा है, सम डेट्स कह लीजिए, और विषम डेट्स जो होंगे वो दूसरी जगह से उगेगा। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 तारीख को यहां से उग रहा है, 3, 5, 7 को अलग जगह से उग रहा है। फिर उसने देखा नहीं यार इवन ऑड्स वाले में भी तो सेम ही जगह से उग रहा है, ऐसा कुछ बदल नहीं रहा। फिर उसने क्या सोचा, भाई तो सोचो हो सकता है इस हफ्ते यहां से उगा, अगले हफ्ते कहीं और से। तो मतलब 2 वीक तक उसने डिस्कस किया, मतलब देखा, अवलोकन किया। फिर उसको समझ में हो सकता है इस महीने के वीक्स में यहां से अगले महीने कहीं से। फिर आगे ऐसा भी सोच सकता है कि हो सकता है इवन मंथ्स में अलग जगह से, ऑड मंथ्स में अलग जगह से। और ब्रॉड चला उसकी प्रोसेस, उसका आकलन, उसने आगे और बढ़ा और ये सोचा हो सकता है नॉन लीप ईयर्स में, लीप ईयर आप सभी को पता होगा भाई 366 दिन का जो साल होता है वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हो सकता है कहीं और से उगे और नॉन लीप ईयर में कहीं और से उगे। पता चला यार उसने एक लीप ईयर पार कर दी,
एक पूरी नॉन लीप ईयर की वो सीरीज पार कर दी, वो देखा सेम ही जगह से तो गिरा। फिर आगे की तरफ बढ़ा, उसको पता लगा कि भाई हो सकता है इस डिकेट में यहां से अगले डिकेट में कहीं से, आप सोचे कितना ब्रॉड सोचना पड़ता है, मतलब आपको सारे ही फैक्टर सोचने हैं भाई, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्टेड कर सकते हैं। जब सब कुछ देख लिया, सारे आकलन हो गए, तो अब वो भैया रोज का आकलन क्या क्या कर रहा होगा, वो लिख रहा होगा कि भाई ये इसका रिजल्ट, ये इसका, ये इसका, ये हर जगह का। जब उसने रिजल्ट देखा तो अब एक कंक्लूजन बनाएगा, उस कंक्लूजन को ही कहते हैं हम सिद्धांत। यहां पर वो एक थ्योरी लिखेगा। अब इस थ्योरी को लिखने के बाद अब मेन काम शुरू होता। अब एक चीज आ चुकी है उसके पास, जो उसकी हाइपोथेसिस थी, सिर्फ परिकल्पना थी, सिर्फ एक सोच थी, वो बदल चुकी है अब किस में भाई, वो अब बदल चुकी है एक रिटन फॉर्मेट में, ठीक है, एक थ्योरी में बदल चुकी है। अब जब वो थ्योरी में आ गई तो अब थ्योरी में फिर से एक कार्यक्रम शुरू होता है, वो क्या कि अब इस थ्योरी के आधार पे उसको देना होगा प्रमाण, नहीं तो फिर वही होगा कि पड़ोसी को बोलेगा तो पड़ोसी कहेगा ना ना फालतू बेवकूफ बना रहा, मैंने देखा था पश्चिम से उगा था पिछले साल, आप लड़िए उसके साथ, वो मानेगा ही नहीं। तो आपको उसको मनाने के लिए क्या करना है भाई, आपको करना पड़ेगा प्रामाणिकता, प्रमाण देने पड़ेंगे उसको। तो उसने प्रमाण देने से पहले दो काम करेगा, एक ग्राफिकल प्रमाण देगा और एक मैथमेटिकल प्रमाण देगा। कौन कौन से प्रमाण देगा भाई, एक देगा वो ग्राफिकल और एक देगा वो मैथमेटिकल। ये दोनों देने क्यों जरूरी है भाई प्रमाण, क्योंकि ये दोनों प्रमाण के जरिए हम एक ही अगर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तभी जाकर के कोई भी चीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। चलिए जरा हम थोड़ी सी और अपने आपको थोड़ा सा और इनहांस करते हैं और लेकर के आते हैं। हम जरा सोचते हैं कि इनिशियली किसी ने साइकिल का पहिया बनाने के लिए अगर सोचा होगा तो ये सारी प्रोसेस फॉलो करने के बाद ये ग्राफीय और गणितीय विधि से दोनों से कहां पहुंचा होगा। आइए चलिए देखते हैं, आपको फिर डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिकल और ग्राफिकल क्यों जरूरी है। तो इन्होंने ऐसा समझिए, जब उन्होंने मैथमेटिकल प्रोसेस को अपनाया और साइकिल का पहिया ऐसा बना दिया। अब आप भी देख रहे होंगे तो कहेंगे कि भाई ऐसा कौन बनाता है, तो भाई शुरू में तो कुछ पता ही नहीं था ना कि साइकिल का पहिया गोल होना चाहिए, तब तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा, मैंने ऐसा चौकोर सा बना दिया। अब ये चौकोर सा पहिया बनाया तो गणित ने क्या कहा जरा सुनिएगा, कि अगर इसकी एक भुजा a सेंटीमीटर की है तो एक बार ये पूर्ण चक्कर लगाएगा, एक बार ये क्या कर दे, एक पूर्ण चक्कर लगा ले, एक पूर्ण चक्कर में कितना दूर चलेगा भाई, तो इसकी जो परिमिति है उतने के बराबर, ए ये भी है, ए ये भी है, ए ये भी है, ए ये भी है, मतलब एक पूर्ण चक्कर में 4a दूरी वो तय करने वाला है। कह दिया भैया किसने, गणित ने। आप गए बनाने, आपने ऐसा पहिया बनाया तो आपको पता लगा भैया ये चल पाएगी क्या साइकिल ऐसे, ये जैसे ही धरातल पे आ जाएगी, ये जैसे ही ग्राउंड पे आने वाला होगा भाई ये वाला लेयर, ये अगला कैसे उठा के ले आएंगे। आपने खूब सारा जाकर के अब नीचे उतर गए और साइकिल का पहिया कैसा गोल घुमा करके ले आए, तो भैया चलिए ले आइए, तो ये क्या होगा, अगला फेस ऐसे ही के ऐसे ही आके रखा जाएगा। तो अगला फेस दोबारा से अगर रखा गया वहीं पर तो मतलब फिर से अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ये स्मूथ ये चल नहीं सकता भाई, साइकिल के पहिए के रूप में तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा नहीं चल सकता, लेकिन गणित ने कहा था चलेगा 4a दूरी। जब उसको ग्राफिकली उसने बनाया तब उसको पता लगा नहीं भैया इस तरीके से कुछ भी चीज नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर उसको उसने देखा तो करीब करीब, मैं ऐसे एक रफ एस्केमेटिक आपके लिए ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरीके से उसको मिलना शुरू हुआ ग्राफ। तो इससे क्या समझ में आ रहा भाई कि ये चीज नहीं चलने वाली है, ये ऐसे कॉर्नर्स, मतलब वो ऐसा समझिए ना, यहां तक वो चल रुका हुआ था, अचानक से इतनी सी उसकी हाइट बढ़ गई, मतलब इतनी तेजी में वो चला गया, फिर उतने पे ही रुका रहा बहुत समय तक, फिर अचानक से घट गया। तो भाई ऐसा चलेगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या समझ में आया, तो समझ में आया कि यार ऐसे ये शार्प पेजेस ऐसे कॉर्नर्स जब बनेंगे तो नहीं होगा। उसने क्या किया, तो एक काम किया, कॉर्नर्स को बढ़ा दिए, उसने हेक्सागोनल बना दिया, षटभुज बना दिया। षटभुज बनाया, वही ए था, तो अब कितने चलेगी भाई, तो 6a दूरी अब ये चलेगी। अब वो ये पाया कि भाई अगर कॉर्नर्स मतलब साइड्स अगर बढ़ा दिए, एजेस अगर बढ़ गए तो थोड़ी तो स्मूथ हो गई। इससे आप क्या मानते हैं, ऐसा पहिया थोड़ा सा तो स्मूथ हो गया ना,
फिर उसके दिमाग में एक काम करते हैं और थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो वो ऑक्टागोनल कर दिया, 8 साइड्स रखे, 10 रखा, 15 रखा, 20 रखा। जब वो 20 साइड रखा तो लगभग लगभग उसको ऐसा ही मिल गया। तो उसने सोचा क्यों ना इसको वृत्ताकार कर दे। तो जब उसने वृत्ताकार रखा तब वो पाया कि उसकी जो ग्राफ बन रही है वो ऐसी बन रही है। तो ये तो स्मूथ दिख रही है, बिल्कुल ऐसा स्मूथली चलती हुई दिख रही है। मतलब क्या समझ में आया उसको कि उसको दोनों ही प्रूफ्स देने पड़ेंगे भाई, एक मैथमेटिकल भी और एक ग्राफिकल भी, और ग्राफिकल और मैथमेटिकल दोनों एक ही रिजल्ट पे पहुंचेंगे, तभी जाकर के वो चीज अप्लाई हो पाएगी। क्योंकि देखिए एक और चीज मैं समझा दूं, अब ये तो आपको एक नॉन टेक्निकल आंसर रहा, अब एक टेक्निकल आंसर की बात करते हैं। क्या होता है मैथमेटिकली, जैसे मैंने कह दिया 2 + 2 4, 2 लीटर पानी एक मग में और दूसरा लीटर पानी, दोनों के एक साथ मिला दीजिए 4 लीटर हो जाएगा। लेकिन वास्तव में जब आप इसको करने शुरू करेंगे, मान लीजिए कोई प्रोसेस चल रही है ऐसी, एक और प्रोसेस चल रही है जिसके बारे में गणित ने आपको कह दिया ये ऐसा और फिर ये ऐसा। गणित ने कह दिया भाई कि दोनों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो हमने कहा कि दोनों का रिजल्ट जो है ना, एक समय के बाद दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। ये देखिए दोनों सेम हाइट पे पहुंचे, लेकिन गणित ने ये बीच के बारे में नहीं बता पाएगा कि ये यहां पे खाली था, ये भरा हुआ दिख रहा है। लेकिन जब ग्राफिकल मेथड से किया तो हमको पता चला नहीं यार यहां पर तो ये खाली आ रहा है थोड़ी दूर, मतलब यहां पे हो सकता है ये मशीन बंद हो गई। जैसे मैंने आपको कहा 2 लीटर और 2 लीटर 4 लीटर करना है पानी, आपने 1 लीटर अभी डाला, फिर आधा लीटर 1 घंटे के बाद डाला, फिर आधा लीटर 1 घंटे के बाद डाला, फिर आधा लीटर 1 घंटे के बाद, ऐसा कर कर आकर के आपको 2 से 2 4 लीटर जब पानी बनानी है, तो भैया ऐसा पानी डालने में आपने उठा करके ले लिया 3 से 4 घंटे का समय। ये कौन बताएगा? गणित ने तो कहा कि भैया 4 लीटर होगा, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ग्राफिकली जब बनाएंगे तो पता चलेगा भैया इसमें ड्यूरेशन इतना लग गया, इतनी प्रोसेस लग गई, और एक आदमी ने तुरंत झटके से डाल दिया 2 + 2 4 लीटर हो गया। तो इन सभी चीजों के बारे में कि मतलब वो जो फंक्शन, वो जो प्रोसेस जो चल रही है, वो कहीं पे बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही है, रुक तो नहीं रही है, ठीक है, हर जगह उसका कुछ मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये सब कुछ के बारे में बताता है ग्राफिकल मेथड। जबकि गणितीय मेथड जो है वो स्टेप वाइज चलती है, एक स्टेप के बाद सीधे दूसरा, लेकिन बीच में जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको ग्राफिकल चाहिए प्रूफ। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और, अब हमारे पास ये प्रूफ तो आ गए, लेकिन ये जो प्रूफ, ये प्रामाणिकता जो मुझे मिलती है, ये प्रामाणिकता 2 तरीके की मिलती है। एक मिलती है कंडीशनल और दूसरी मिलती है अनकंडीशनल। इन दोनों से क्या मतलब है भाई? कंडीशनल का मतलब शर्त के साथ, कुछ शर्त होगी, और अनकंडीशनल का मतलब कोई शर्त नहीं। तो अगर कोई चीज किसी शर्त के साथ में सिद्ध होती है, किसी शर्त के साथ में अगर सिद्ध होती है, तो इसको कहते हैं भाई हम प्रमेय। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम प्रमेय। और बिना शर्त के अगर सिद्ध हो गई तो इसको कहते हैं हम लॉ, ठीक है, इसको हम कहते हैं नियम। मतलब नियम और प्रमेय दोनों एक ही तरीके की चीज है, दोनों प्रूव्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? तो एक कंडीशनली प्रूव है, एक अनकंडीशनल प्रूव है। अब कहेंगे ऐसा क्या होता है भाई, मुझे भी समझाइए। तो चले ना, आते हैं, चलिए क्या करें। तो भैया देखिए, प्रमेय की जब आप बात करते हैं तो जैसे मैं लिखता हूं पाइथागोरस प्रमेय, आप सभी ने इसको पहले से ही जानकारी रखी है। पाइथागोरस प्रमेय क्यों भैया प्रमेय? क्योंकि ये त्रिभुज के साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये बात सत्य है। त्रिभुज की भुजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या? तो कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मतलब ये कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर। सत्य बात है भाई। लेकिन क्या ये सभी त्रिभुजों के लिए नियम लागू होता है? तो आप कहेंगे नहीं, ये जो लागू होनी है नियम, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? तो समकोण त्रिभुज के लिए, और बाकी किसी के लिए नहीं। समकोण त्रिभुज के अलावा और कहीं पे ये लागू नहीं होता। और समकोण त्रिभुज में भी एक बात समझेंगे, अगर इसको आपने थीटा माना है तो ये है आपका लंब और ये है आपका आधार। कर्ण तो खैर यही रहने वाला है, किंतु आपने अगर थीटा बदल दिया, मैं इसी डायग्राम में कंपेयर करा देता हूं,
अगर थीटा इसको लिखा है तो इसके लिए ये है लंब और ये है इसका आधार। हमेशा थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब और उसके साथ में जुड़ी हुई आधार। तो भैया क्या समझ में आया आपको कि ये तो इतना ज्यादा वेरिएटेड है, इतना ज्यादा कंडीशनल है कि है तो समकोण। देखिए त्रिभुज बहुत सारे तरीके के भैया, अधिकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु, विषमबाहु, ठीक है, समद्विबाहु। लेकिन इन सबके लिए नहीं, सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए और समकोण त्रिभुज में भी कंडीशन थीटा बदल देंगे, लंब और आधार बदल गया। तो मतलब क्या समझ में आता है भाई कि अगर कोई कंडीशनली प्रूव हो रही है तो वो है प्रमेय। और जब नियम की बात करते हैं तो जैसे हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसका भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है भाई? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम मैं लिख देता हूं। जैसे मैं यहां पे वैल्यूज लिखने की बात करूं तो F इक्वल्स टू लिखते हैं Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। कोई कंडीशन नहीं भाई, ये एक पृथ्वी और चांद के लिए भी m1 m2 वाला यह पूरा फॉर्मूला वैलिड है। ये G कांस्टेंट का मान वैलिड है। अगर दो छोटे छोटे द्रव्यमान ले लेते हैं वहां पर भी ये वैलिड है, पृथ्वी की सतह पर भी वैलिड है, इस ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए ये वैलिड है। पूरे ब्रह्मांड में आपको कहीं तकलीफ लेने की जरूरत नहीं भाई, ये नियम चलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या? नियम, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, ये अनकंडीशनल है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आएगी कि भैया ये करेंगे तो ये होगा। जैसे कि आपको मैं याद दिलाता चलूं तो आपने 9th एंड 10th दोनों ही क्लासेस में थ्योरम्स खूब सारे पढ़े भाई। जैसे आपने बीपीटी पढ़ी होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना, वो त्रिभुज के अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो तीसरी साइड के वो हमेशा पैरेलल होती है। कंडीशन दी ना कि अगर किसी त्रिभुज के दो साइड के मिड पॉइंट को ही अगर ज्वाइन करेंगे तभी होगा ऐसा। लेकिन अगर ये बिना कंडीशन, जैसे यही नहीं जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वैसे ही गति के लिए भाई कुछ नियम दिए गए। गति के नियम जैसे न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम, वो नियम है। क्यों? कंडीशन नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, इसलिए। ठीक है भाई, तो मतलब आपको अब तक समझ में आ चुका है कि भाई वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक जो प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं, हम नई चीजों की आविष्कार कर सकते हैं, उसके पीछे सबसे पहले तो आपको सोचना होगा। कुछ भी सोचिए, इसके बाद उसके लिए एक आकलन करना होगा, मतलब आपको उसके बारे में डिस्कशन, उसके बारे में सोच के बारे में आपको कुछ ढूंढना होगा, कुछ करना होगा कि क्या ऐसी चीजें चल रही है, किसमें मॉडिफाई करूं कि कुछ नया बनाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा उसके लिए सिद्धांत, जो आकलन किया उन सबको इकट्ठा करूंगा, उनके लिए एक थ्योरी लिखूंगा भाई। उस थ्योरी के बाद में उस थ्योरी का प्रमाण ढूंढने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल, और अगर वो प्रमाण हमारी कंडीशनल है तो प्रमेय कह दूंगा, और अनकंडीशनल है तो वो कहला जाएगी लॉ। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको यहां तक की बात, मतलब ये पूरी रूपरेखा कि इस साल, इस वर्ष, इन सभी जो आगे आने वाले चैप्टर्स उनमें हम किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, इनके बारे में आपको समझ आना शुरू हो चुका होगा भाई। अब जरा बात कर ली जाए कुछ ऐसी चीजों के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि अलग अलग लोगों ने दिया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फिजिक्स के कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, तो कुछ चार्ट्स के जरिए हम जरा देख लेते हैं कि कौन थे। जैसे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत के अलावे बाहर देश के भी लोग रहे जिन्होंने हमारी इस फिजिक्स को, हमारी इस साइंस को बूस्ट करने के लिए सहयोग किया, कुछ योगदान दिया। और साइंस ऐसी चीज है भाई जो मतलब ऐसा समझ सकते हैं सिर्फ एक ही देश में नहीं, अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजीज को मिक्सअप करके कुछ नई चीजें बनती हुई आ रही हैं। तो किनका क्या योगदान रहा? तो संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविद के प्रमुख योगदान कि भैया किसने क्या योगदान दिया। देखिए भाई, इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की, जिसके आधार पर हम अब नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, नई चीजें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो भैया उनके बारे में थोड़ा सा तो जानकारी रख ही लें। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कौन भाई? तो आर्किमिडीज। ये जरूरी नहीं है, मैं कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा हूं, यहां पे जस्ट एक इंफॉर्मेशन कि आपने जो कुछ भी कॉमनली जो सुना है उसके बारे में पता चल जाए कि वो कौन थे, कहां, मतलब किस कंट्री से थे और किस चीज के बारे में बताया। तो आर्किमिडीज ने किसके बारे में बताया भाई? तो उत्प्लावन, बेवंसी के बारे में बताया, बेवंट फोर्स के बारे में बताया। कैसे कि अगर किसी लिक्विड के अंदर किसी चीज को डुबोते हैं
तो वो लिक्विड उस सॉलिड के ऊपर ऊपर की दिशा में एक बल लगाती है। वो लगाया गया जो बल होता है उसके लिए इन्होंने कैलकुलेशन दिया आर्किमिडीज ने, जिसको हम उत्प्लावन का नियम कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने उत्तोलक का भी नियम दिया। ठीक है, कहां के थे भाई? यूनान के थे। इनका जो मूल देश है वो यूनान था। आगे बढ़े तो गैलीलियो गैलीली, जो जड़त्व जो इनर्शिया के पोर्शन है भाई, जिसके कारण अगर चलती हुई बस से हम कूदते हैं तो हमें चोट लग जाता है, या फिर बस रुकी हुई और अचानक चलने लगते तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, या फिर अगर चल रही बस रुकती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। जो ये इनर्शिया है, जो जड़त्व है, उसके बारे में बताया था गैलीलियो गैलीली, और थे कहां से? इटली से। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन हाइगन्स। हाइगन का प्रिंसिपल भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तरंगों के संबंध में। इन्होंने तरंग के बारे में डिस्कशन किया था। इन्होंने वेव्स, जो प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस किया था। हॉलैंड से थे भाई ये। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो आइजैक न्यूटन, इनको भैया कौन नहीं जानता है। ठीक है, सबसे प्रमुख है, सच तो नहीं कहना चाहिए, देखिए सबके योगदान बराबर से रहे, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होने वाला आपके जीवन में जो नाम रहा है अब तक में वो है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की, गति के नियम की खोज करी, और भी बहुत कुछ खोज करी थी भाई। ये इंग्लैंड के थे। माइकल फैराडे, ठीक है, ये भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनके ही बदौलत भाई ये विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके चारों तरफ हम जो देख पाते हैं कि भाई एक मैग्नेट और एक कॉइल के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब जनरेटर जो हम बना पा रहे हैं, वो सब कुछ इनकी देन है भाई। माइकल फैराडे ने इस सिद्धांत को दिया था। हाँ, बाद में लोगों ने उसको बनाया, बट सिद्धांत इनका दिया हुआ था। ये भी इंग्लैंड के थे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, भाई मैक्सवेल का भी सिद्धांत विद्युत चुंबक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल है, ठीक है, थंब रूल है, जिसके अकॉर्डिंगली हम बता पाते हैं कि विद्युत धारा की दिशा अगर अंगूठा बताती है तो उंगलियों का घुमाव जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। भाई ये बात हमेशा समझ के चलिए कि विद्युत धारा जहां से पास होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके बारे में, इसको समझने के लिए इन्होंने दिया विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया। ये भी इंग्लैंड के थे भाई। आगे अगर हम बात करते हैं हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, हर्ट्ज भी आपने सुना होगा। इन्होंने भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में इन्होंने भी बात करी। हर्ट्ज के नाम पर ही जो आवृत्ति होती है तरंग में, एक बहुत कॉमन वर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब वो कितनी तरंगे पर सेकंड बना रहा है। इसी बेसिस पे इनके ही नाम पे, जर्मनी के थे ये, इन्हीं के नाम पे उसकी यूनिट, आवृत्ति की यूनिट जो होती है वो होती है हर्ट्ज। ठीक है ना। आगे बढ़ते थोड़ा सा और डिस्कस करें तो भाई हमारे इंडिया के भी साइंटिस्ट पीछे नहीं है इसमें। जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगों का मतलब क्या भाई? तो बहुत सारे तरीके की वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव्स है, ठीक है, जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो रेडियो वेव्स ये भारत के हैं, और इन्होंने रेडियो वेव्स मतलब जो शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं उनके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, उन तरंगों के बारे में इन्होंने खोजा। आगे अगर बात करते हैं तो W.K. रोजन, एक्सरे जिसकी बात करते हैं, जो मेडिकल साइंस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते जा रहा है क्योंकि कुछ और नई टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो गई। फिर भी एक्सरे का अभी भी स्थान उतना ही है। एक्सरे की खोज करी भाई जर्मनी के थे ये, ठीक है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी भाई, ये इंग्लैंड के थे। इलेक्ट्रॉन क्या भाई? तो आवेश, जिसके बेसिस पे हम बात करना शुरू करते हैं कि हमारे आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करने के काम में आते हैं, कैरियर होते हैं ये। इसके बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद भाई बात करते हैं हम जरा तो मैरी स्क्लोडस्का क्यूरी, ये इन्होंने क्या बताया? रेडियम के बारे में। ये जो रेडियम जो जिसकी हम बात करते हैं कि लाइट डलने के बाद लाइट अगर कट भी जाए तो थोड़ी देर तक चमकता रहता है, ठीक है, घड़ियों में देखने को मिल सकता है आपको, रिमोट में आजकल देखने को मिल जाता है कि भाई रिमोट की लोकेशन पता चल जाए, लाइट कट जाए तब भी,
तो उसमें रेडियम डाल देते हैं उनके बटन्स में, तो वो चमकते रहते हैं। बहुत माइनर डालते हैं भाई, ये रेडियम जो डिके होता है बहुत हानिकारक होता है, तो बहुत माइनर होता है वो, फिर भी इसके बारे में बताया इन्होंने। पोलियम के खोज इन्होंने किया, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन इन्होंने किया कि नेचर में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनका डिके हो रहा है, जिनमें से लगातार किरणें निकल रही हैं। ये पोलैंड की थी। आगे बढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब भैया इनको भी, जैसे न्यूटन को आप कॉमनली बहुत जानते हैं, वैसे ही भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको भी कौन नहीं जानता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रकाश का जो विद्युत नियम है, ठीक है, उसकी खोज करी और अपेक्षितता का सिद्धांत ढूंढा। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी, जितने यहां पर लिखे हुए हैं, ये एक प्रमुख योगदान है, मतलब जो मेजर कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे योगदान रहे भाई, ठीक है ना। ये जर्मनी के थे। आगे बात करें अगर हम, तो भाई विक्टर फ्रांसिस हैस, कॉस्मिक जो विकिरण होती हैं, कॉस्मिक किरणें जो होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक भी होती हैं भाई, इसकी खोज करी इन्होंने, ऑस्ट्रिया के थे ये, ठीक है। आगे चलिए थोड़ी बात करें, तो अब हम थोड़ी सी रिलेशंस बनाते हैं किसकी, प्रौद्योगिकी तथा भौतिकी के बीच में। मतलब टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं उनके पीछे कुछ मूल आधार तो होगा ना। वो मूल आधार कौन है, किसके ऊपर बेस्ड है। तो जैसे हम बात करते हैं भाप इंजन की, तो भाप इंजन किसके ऊपर बेस्ड था भाई, तो उष्मागतिकी के नियम पर। अब उष्मागतिकी क्या होती है, तो मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ले जाया जाए, हीट को मतलब हीट एनर्जी से वर्क डन कैसे कराया जाए। भाई तापमान तो है, उस तापमान का इस्तेमाल करके अगर भाप इंजन बनाया, मतलब उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया ना, वो पहिए चलाने शुरू कर दिया, गति कराना शुरू कर दिया, तो ये किस प्रकार से होगा, ये इसकी खोज या फिर कहें तो किसके ऊपर आधारित है भाई, तो भाप इंजन जो है उष्मागतिकी के नियम पर आधारित। अब अपन बात कर लेते हैं भाई नाभिकीय रिएक्टर्स की। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अभी के समय में बहुत ज्यादा बोलबाला है इसका, क्योंकि हम अब से पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयले को इस्तेमाल में लाते थे, जिससे हीट प्रोड्यूस करते थे। बॉयलर्स में पानी गर्म होता था और वो पानी स्टीम में बदलता था और वो स्टीम टरबाइन को रोटेट कर रहा था। लेकिन अब कोयला भाई एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, खत्म हो रहा है, तो उसके लिए एक रिन्यूएबल टाइप की एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी जगह पे हम ले आए किसको, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या करते हैं भाई, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बेस्ड है किस पे, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर, ठीक है। कंट्रोल्ड तरीके से हम वहां पे न्यूक्लियर को तोड़ते हैं, ठीक है, उनका फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, तो वहां से हमको ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं रेडियो एंड टेलीविजन, सब वाकिफ है भाई। रेडियो एंड टेलीविजन किस पे भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन पे, उनकी संचरण, उनका संसूचन। भाई सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो आपने जनरेट कर दी और हो गया, आपको जनरेट भी करना है, फिर उसको रिसीव भी करना है, फिर उसको कन्वर्ट भी करना है। मतलब मैं कुछ जो कुछ भी बोल रहा हूं ये सब कुछ अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो रही है एंड ये ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट होने के बाद जब आपके पास पहुंचेगी तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको दोबारा से मेरे विजुअलाइजेशन, मेरी वॉइस आप तक पहुंचेगी। आपको तो एनालिसिस ऐसे ही होगा ना जैसा अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कन्वर्जन आया। क्या कन्वर्जन आया भाई, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जो विजुअलाइजेशन, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्जन हुआ, ये ट्रांसफर हुई, आपके दोबारा कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिल्कुल रियलिस्टिक वेव में। आगे अगर हम बात करें तो बात करते हैं भाई कंप्यूटर की। अंकीय तर्क, कंप्यूटर जो है वो क्या करता है भाई, कैलकुलेशंस करता है। इसके बारे में तो बहुत बृहत आप जानते हैं, कैलकुलेशन के लिए जनरली, है ना, क्योंकि कंप्यूटर का अगर हिंदी नाम देखेंगे तो संगणक होता है, जो गणना करे, जो बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ कर सकता है एक्यूरेसी के साथ में। बस अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन भाई, अति चालकता को। इसी तरीके से अगर लेजर की बात करते हैं, जो कि अभी के समय पे मेडिकल साइंस में कितना तरक्की हो गया भाई, लेजर के जरिए ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेजर के जरिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं। तो ये सब कुछ कैसे, तो ये है विकिरणों के उद्दीप्त उत्सर्जन तथा प्रकाश आवर्धन के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। ये इसके जरिए हम क्या कहते हैं, विकिरणों, देखिए जहां पहुंच नहीं सकते वहां पे इन विकिरणों को भेजते हैं,
वो विकिरण वहां जाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स करनी है वो ट्रीटमेंट करते हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट यहीं पर नहीं, इसके और भी यूसेस हैं भाई इन विकिरणों के, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा क्या, प्रौद्योगिकी और भौतिकी के संबंध। अब जरा हम बात कर लेते हैं प्रकृति के मूल बल, मतलब जो हमारे नेचर में जो मेनली जो है, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे नेचर में, उनकी हम बात करना चाह रहे हैं भाई। तो ये मूल बल जनरली जो है हमारे प्रकृति में, पहला तो जैसे समझ लेते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल, अगला हम बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय बल। इसी तरीके से जो हमारे नाभिकीय बल हैं, नाभिकीय बल भी दो तरीके के भाई, एक दुर्बल नाभिकीय बल, एक प्रबल नाभिकीय बल है। ये जो मेजरली मेनली जो हमारे एटमॉस्फेयर में या एनवायरमेंट में कह लें, यहां पर ये बल मिल जाते हैं। तो एक एक करके जरा इनको हम समझते हैं, एंड हम पूरे वर्ष भर में इनकी चर्चाएं करते रहेंगे भाई। ये पूरे चैप्टर्स वाइज अलग अलग हमारे सामने आते रहेंगे। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें, तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसा कि आपको ज्ञात है कि भाई अगर दो द्रव्यमान कोई सा भी हो, चाहे वो पृथ्वी और चांद हो या कोई दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हो जाए, उन दोनों द्रव्यमानों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, हमारे ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई सा भी द्रव्यमान होगा उसके बीच में लगता है। बस दोनों द्रव्यमानों को एक दूसरे के परिक्षेत्र में होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है, यह एक सार्वत्रिक बल है। सार्वत्रिक का मतलब क्या, सब जगह वैलिड है, सिर्फ हमारी पृथ्वी पर नहीं, हमारे पूरे ब्रह्मांड में वैलिड है भाई। आगे बढ़ूं अगर, तो विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरली जो है, इसको समझ सकते हैं कि भाई जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हम उसका अगर कहीं पे किसी वायर से अगर करंट पास करते हैं, तो उस वायर से जो करंट पास हो रही है उसके कारण उस वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो फोर्स लगाते हैं, जो बल लगाते हैं, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे देखिए, विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। जो आवेशित चार्ज होते हैं उनके बीच में लगता है भाई। सरल प्रकरण में जब आवेश विराम अवस्था में होते हैं तो इन बलों को कूलॉम के नियम द्वारा स्थापित किया जाता है भाई। कूलॉम का भी नियम जैसे ये था गुरुत्वाकर्षण, सेम टू सेम ये भी होता है। बस यहां पर क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण में भाई, अगर मैं लिखता हूं तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम हम लिखते हैं F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इन द सेम वे यहां पर भी हम क्या लिखते हैं भाई, तो यहां पर लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर। सी, यहां पर जो m1 m2 है ये दो द्रव्यमानों का कैलकुलेशन है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कि इसमें भाई आवेशों के लिए, तो ये Q1 Q2 क्या आवेश, लुक्स लाइक सेम, बट द डिफरेंसेस G यहां पर जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और यहां पर जो K होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो मतलब ये जो कांस्टेंट है ये बदल गए, लेकिन देखने में तो सेम टू सेम जैसे ही दिख रहे हैं ना। यहां पर द्रव्यमानों का गुणनफल है, यहां पर आवेशों का गुणनफल है, ठीक है। अच्छा, यहीं से एक और छोटी सी बात आपको बताते चलूं कि हमारे पास जो बल है ना ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है कौन सा बल, स्पर्शी, और दूसरा होता है अस्पर्शी, मतलब एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट। मतलब एक में जब आप बल लगा रहे होंगे तब वो स्पर्श हो रहा होगा, और एक बल की प्रकृति होगी जहां पे स्पर्श होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, ये दोनों ही बल अस्पर्शी है भाई। जरूरी थोड़ी है कि संपर्क में होगा तभी ये बल लगेगा, ये बिना संपर्क में आए भी ये बल लग सकता है, दूर से ही लग जाएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण, मैं इसको यहां पे छोड़ भी दूंगा तो ये अपने आप यहां से गिर रहा है, मतलब क्या हो रहा है भाई, इसके ऊपर हमें अतिरिक्त टच कराने की किसी को जरूरत नहीं है, इजीली उसके ऊपर बल काम कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसी ऐसी जगह पे जहां पर कुछ इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जाए कि भाई
एक घोड़ा गाड़ी है और घोड़ा उसको खींच रहा है, तो घोड़ा गाड़ी को जब घोड़ा खींच रहा होगा तो क्या होगा भाई, तो घोड़ा जो खींच रहा है घोड़ा गाड़ी को, तो घोड़े के साथ में अटैच किया जाता है उसके कंधे से एक बेल्ट को, उस बेल्ट के जरिए उस गाड़ी को बिना टच किए हो तो नहीं चलने वाला। हमें एक पत्थर को धक्का देना है भाई, तो बिना टच किए नहीं दे सकता मैं, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो थोड़ी सी बात करते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट की, जिसके अंदर हम अस्पर्शी बलों की। तो अस्पर्शी बल के लिए एक बात याद रख लेंगे अभी से ही, तो भैया ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है, ये दूरी है, दूरी का स्क्वायर करेंगे, इसके ये बल क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो इस बल का मान कम होता है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स की वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए भाई। और ये जो फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके फैक्टर्स के। फैक्टर्स मतलब क्या भाई, अगर यहां पे द्रव्यमान है गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा, अगर यहां पे आवेश है तो ये इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, और यहां कांस्टेंट वेरिएट होता रहता है, बस कांस्टेंट चेंज होगा, लेकिन ये बाकी चीजें देखिए सेम टू सेम दिख रहे होंगे आपको। चलिए पढ़ना है भाई इसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिवली, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको तो अभी इतना सा समझते हुए चलना है कि हमको किस लेवल पे अब सोच स्टार्ट करें, हमारी सोच अब क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए साइंस में इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए, तभी तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने ही आपको जैसे ही बोलूंगा एक शब्द, आपके दिमाग में देखिएगा कि इमेज बनेगी। सपोज मैंने कहा बाइक, तो आपके दिमाग में इमेज बनती है, कौन सी बाइक की, जो आपकी ड्रीम बाइक हो, या फिर जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो, या फिर आपके पास जो हो, कुछ भी ऐसा नहीं आया आपके दिमाग में कि BIKE लिखा हुआ आया, आपके ब्रेन में क्या आई चीज भाई, एक बाइक की इमेज आई है। मतलब क्या समझ में आता है आपको, कि जो भी चीज हम समझते हैं उसके लिए हमारा ब्रेन एक इमेज क्रिएट करता है, और वो इमेज क्रिएट होना जरूरी है, मतलब हमारे इमेजिनेशन से ही वो इमेजेस क्रिएट होंगे। तो इमेजिनेशन के लिए ये सब कुछ मेहनत चल रही है भाई। आइए हम बात करें इसमें कि भाई जैसे आवेशों की बात कर रहे थे यहां पे, तो यहां पर जो सजातीय आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं वो आकर्षण। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि आवेश भी दो तरीके में देखने को मिलता है, जैसे Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव हो तो ये आकर्षण करते हैं, किंतु अगर कहीं पर Q पॉजिटिव और Q पॉजिटिव ही हो तो ये दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, Q नेगेटिव और Q नेगेटिव हो तो ये दोनों भी प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन ये आपस में क्या करेंगे भाई, आकर्षण। मतलब अलग अलग जाति के हों, विजातीय मतलब अलग अलग जाति के हो तो आकर्षण, सेम जाति के हो तो प्रतिकर्षण। किंतु गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसके अंदर में हमेशा ही आकर्षण होता है। ठीक है ना भाई, चलिए और बलों की थोड़ी सी चर्चा कर लूं मैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रबल नाभिकीय बल। बल दो तरीके के भाई, नाभिकीय बल में भी एक प्रबल और एक दुर्बल। प्रबल नाभिकीय बल का मतलब ऐसा होता है कि भाई जो प्रोटॉन्स हैं वो नाभिक के बिल्कुल करीब है। तो एक चीज समझते हैं हम यहां पे कि जब नाभिक के बिल्कुल करीब है तब थोड़ा सा देखिएगा, नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। एक बात स्पष्ट होती है कि बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉनों में पारस्परिक प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिक असंतुलित हो जाएगा। अगर कोई आकर्षण बल नहीं होता न्यूट्रॉन के द्वारा तो दो प्रोटॉन्स हैं, अभी हमने समझा कि प्रोटॉन्स हैं, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना। इस प्रतिकर्षण के कारण नाभिक के अंदर भाई मैं बना देता हूं, अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए ये हो गया न्यूट्रॉन, इसके जस्ट बाजू में है भाई प्रोटॉन, और ये बाहर साइड में यहां पे चल रहा होता है क्या, अलग अलग ऑर्बिट्स में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन है, यहां पे प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन क्या हो जाता, असंतुलित हो जाता अगर यहां पे कोई बल नहीं होता इसको बॉन्डेड करके रखने के लिए, इसको खींच करके रखने के लिए। तो इससे क्या साबित होता है भाई कि यहां पर कुछ ना कुछ तो है जो इसको खींच के रख रहा है। क्या है भाई, चूंकि वैद्युत बलों की तुलना में गुरुत्व बल उपेक्षणीय होता है, अतः यह बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता है। देखिए जो हमने अभी दो बल के बारे में पढ़ा, कौन कौन से बल भाई, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, एंड एक बल पढ़ा हमने F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में d स्क्वायर।
इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो एक बात हमेशा समझिएगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख ले तो इसको ग्रेविटेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो हमेशा ही ज्यादा होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कारण सबसे बड़ा मुद्दा तो यही हो जाता है, दूरी बहुत कम होती है। अब मैंने अभी क्या सिखाया था, दूरी अगर कम करिएगा तो बल बढ़ जाएगा, दूरी कम कीजिएगा तो ये बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो ज्यादा होती है हमेशा ग्रेविटेशनल से। और एक लाइव एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है क्या? अगर नहीं किया है तो अभी करके देखिए। क्या करना है, एक कॉम्ब लीजिए, कंघी, और बालों में ऐसा कर करके घिसिए उसको, खूब सारा बालों में कंघी कीजिए, है ना। दो फायदे होंगे, एक तो वो चार्ज हो जाएगा और जो आपके बालों में जू हो गए हैं वो बाहर निकल जाएंगे भाई, ठीक है। तो जब बहुत बार ऐसा ऐसा घिस लेंगे तो वो कंघी के ऊपर आ जाएगा चार्ज, आवेश, और वो आवेश क्या करेंगे, तो ऐसे कागज के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर दीजिए, और इन कागज के टुकड़ों के पास में जब आप इस कॉम्ब को ले जाइएगा, ठीक है ना, इस कंघी को जब इस कागज के टुकड़े के पास में ले जाइएगा तो क्या होगा, ये कागज के टुकड़ों को उठा लेगा ऊपर की तरफ। एक बात बताइए, विस्थापन इसमें फाइनली ऊपर की तरफ हो गई, इसको काम कर रहा होगा नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ तो काम कर ही रहा होगा ना भाई, खींच रहा होगा, लेकिन ऊपर की तरफ आपने कॉम्ब को लगाया जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मैं इसको लिख लेता हूं FE, ये ऊपर की तरफ, और ये वस्तु ऊपर चली गई तो किसका मान बड़ा होगा? जिधर विस्थापन हो रहा है उसका मान बड़ा है। तो किधर विस्थापन हुआ? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर विस्थापन मतलब ऊपर का मान ज्यादा है, मतलब ये FE वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी किससे? इस ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है ना। मतलब ये ऊपर की तरफ टंगा, यानी जो जिधर भी विस्थापन होता है उसका मान ज्यादा होता है, उस बल का मान ज्यादा होता है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंगली हमको एक बात समझ में आती है कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगभग नगण्य हो गया भाई। तो इन दोनों को बांध के रखने का जो काम करेगी, किसको? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, वो है हमारा क्या? वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये बंधे हुए हैं। तो जब बहुत कम दूरी हो, देखिए ये यहां पे आपको इतना गैप दिख भी रहा है, इतना सब गैप दिख ही नहीं सकता क्योंकि एक एटम तो आप खुद देख ही नहीं सकते। तो भाई ये बहुत छोटा पार्ट है, उस बहुत छोटे पार्ट के कारण उसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करें तो वहां तो बहुत ही छोटा गैप है भाई। उस बहुत छोटे गैप में मतलब दूरी जितनी छोटी होगी फोर्स उतना बड़ा होगा। अब दूरी बहुत छोटी है तो फोर्स बहुत बड़ा होगा। बहुत मतलब कितना? तो प्रबल नाभिकीय बल, यहां पे जो नाभिकों के बीच में बल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं इसलिए। किंतु दूसरी तरफ एक और है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल का मतलब क्या होता है भाई? जो ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी या ऐसा न्यूक्लियर फोर्स जो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये इतना भी कमजोर नहीं होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कमजोर हो जाए। ये गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है, लेकिन जो प्रबल नाभिकीय बल था उससे कम होता है। मतलब ना तो गुरुत्वाकर्षण बल से कम है और ना ही प्रबल नाभिकीय बल से ज्यादा, दोनों के बीच में लाई करने वाला है। क्या होता है, कैसे होता है? तो आइए देखते हैं हम जरा इसको। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होता है। ये बीटा रेडिएशन क्या है भाई? बीटा डीके क्या है? हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली जब रेडिएशन होता है, जब विकिरणें निकलती हैं, तो भाई वहां से अल्फा, बीटा और गामा, तीन तरीके की रेडिएशन के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल सीधे निकल जाती है, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम और आगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझे कि मान लीजिए उसमें से एक विकिरण निकल रही है। कौन से विकिरण? बीटा विकिरण। बीटा क्षय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं, एक आवेशित कण लेके जा रहा है, किसको? इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिवली चार्ज को, और एक किसको ले जा रहा है भाई? न्यूट्रल को, जिसके पास में न्यूट्रिनो कहते हैं, कोई आवेश नहीं है। इसको क्या कहता है भाई? बीटा डीके में इतना उत्सर्जित हो। डीके मतलब भाई क्षरण होना, कहीं से कोई चीज का निकलना, घटना, कम होना। तो बीटा क्षरण में दो चीजें होती है, एक तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रल पार्ट न्यूट्रिनो निकलता है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है, परंतु प्रबल नाभिकीय तथा विद्युत चुंबकीय बल से काफी दुर्बल होता है। जो विद्युत चुंबकीय पढ़ा था उससे भी दुर्बल है, प्रबल नाभिकीय है उससे भी दुर्बल है। दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर अत्यंत छोटा, ये देखिए कितना है, 10⁻⁻16 m की कोटि का है।
10 की पावर -16 का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये होता है 1/, देखिए 10 की पावर -16 मतलब क्या, 1/10 की पावर 16 है भाई। मतलब क्या, 1/10 पे कितने जीरो है? सही है, लगा दीजिए 16 जीरो पूरे। बहुत छोटा अंक हो जाएगा ना। मैं इस दशमलव का लिखूंगा तो कैसे लिखोगे? 0.000000, कब तक? 16 तक लिखूंगा, ठीक है ना। इसके बाद 1 आएगा। तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ज्यादा ही छोटा, ठीक है। इसलिए इसको दुर्बल कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। एक काम करते हैं ना, जरा इनको कंपेयर करके देख लेते हैं कुछ चीजों को, और समझते हैं वहां से कि भाई ये जो बल है, इनका जो अपेक्षिक प्रबलता है, मतलब किस कोटि के हैं, और इनका जो परास है, मतलब कहां तक रेंज है इनका, एंड साथ ही साथ किसके बीच में लगता है। कौन ऐसी चीज है जिसके बीच में ये बल लगेगा? देखिए, हर एक बल हर किसी पे काम नहीं करता। चुंबकीय बल होगा और आप कहेंगे लकड़ी को मैं आकर्षित कर लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। चुंबकीय बल या तो दूसरे चुंबक पे लगेगा या कोई चुंबकीय पदार्थ होगा उस पे लगेगा, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल सब पे लगेगा। तो मतलब अलग अलग चीजों की कैटेगरी है, उनको जरा एक बार हम समझते हैं एक टेबल के जरिए। तो भाई सबसे फर्स्ट बात कर लेता हूं मैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी जो अपेक्षिक प्रबलता है वो है 10⁻39, और इसका रेंज कहां तक है भाई? तो इसका रेंज है इनफाइनाइट तक। ये कितना भी मैक्सिमम हो सकता है भाई, अधिकतम मैक्सिमम अनंत तक हो सकता है। कहां पर? तो भाई विश्व में स्थित सभी पिंड जिसके पास द्रव्यमान होगा उन सब पे लगेगा। बस इसकी एक कंडीशन है, द्रव्यमान होना चाहिए। अगर द्रव्यमान है तो उस पर यह कार्यरत होगा, कोई लफड़ा ही नहीं है यहां पे। आगे दुर्बल नाभिकीय बल, जिसके अभी हम बात करके आ रहे हैं, 10⁻13, 2 अगर हम इसमें बात करें तो 10⁻16 की कोटि का भी। जैसे यहां पे उसके रेंज में दे दिया कि -13 से कहां तक? -16। इसका रेंज क्या है भाई? बहुत कम रेंज है, ठीक है। और नाभिकीय माप जो है इसका, ये लगभग 10⁻16 मीटर, बहुत छोटा सा हो गया ये। 10⁻16 मीटर तक ही ये सिर्फ और सिर्फ काम कर सकता है, बहुत छोटी वैल्यू है। कहां पे भाई? तो कुछ मूल कण, विशेषकर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इन्हीं के ऊपर काम कर पाता है। आगे और बात करूं तो विद्युत चुंबकीय बल, ये 10⁻²। देखिए अपेक्षिक प्रबलता धीरे धीरे कैसी हो रही है? बढ़ रही है। ये -39 था, -13 हुआ, -2 हुआ, और कितना भाई? तो इसका भी रेंज कैसा? अनंत। मैक्सिममली ये अनंत तक हो सकती है। और किसके बीच में लगेगा? तो ये आवेशित कणों के बीच में लगता है। अनंत अनंत जहां पे कह रहे हैं, जैसे देखिए F = Gm1m2/d² लिखा था, यहां पर इस d की वैल्यू को 0 रख दीजिए तो फाइनल रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट। इसी तरीके से F = Kq1q2/d² लिखा था, यहां पर भी आप d को क्या करना है? इसको 0 रख दीजिए तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा? इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है ना। तो ये है इसका आखिरी। अब ऐसी बात करते हैं हम प्रबल नाभिकीय बल, जिसको कह रहे हैं सबसे ज्यादा फोर्सेस जो इंपार्ट कर पा रहा है। इसका अपेक्षिक प्रबलता देखिए 1 है। ये क्या है भाई? तो 1/100 है। 10⁻² का मतलब 1/100। ये 1 हो गया भाई, कंप्लीट, कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये पूर्ण हो गया। ये कहा भाई? तो इसका लघु नाभिकीय माप 10⁻15 मीटर। इसका रेंज बहुत नहीं है, बल्कि प्रबलता बहुत है, लेकिन इसका रेंज बहुत नहीं है, क्योंकि देखिए नहीं, नाभिक में होने वाली चीज है ना, नाभिक में होने वाली चीज है, मतलब बहुत छोटी रेंज में होगी। कहां पे? तो न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन में क्या मिलता है भाई? तो न्यूक्लियॉन में मिलता है आपको प्रोटॉन, एंड मिलता है यहां पे न्यूट्रॉन। और ये किसमें होता है भाई? तो भारी मूल कण, एक ऐसा कण जिसका जो मूल, जो मेजर, जो उसका नाभिक है वो भारी हो। क्योंकि यहां पे हम जनरली नाभिकीय विखंडन करा रहे होते हैं, उसको तोड़ रहे होते हैं छोटे छोटे मूल कणों में। तो नाभिकीय विखंडन के लिए उसका जो मूल भाग होगा वो भारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए, और अब जरा हम देख लेते हैं कि प्रकृति में विभिन्न बल, उनका जो प्रभाव क्षेत्र और एकीकरण की जो बात करी थी कि भाई हमारा जो मूल विचार है हमारी फिजिक्स के लिए, जो मूल विचार है वो है एकीकरण और न्यूनीकरण। एकीकरण मतलब कलेक्ट करना, चीजों को ज्वाइन करना, किसी और की जो सिद्धांत थी उसका प्रयोग करते हुए कुछ नई चीजें लेकर के आना। इसके बारे में भी एक टेबल में देख लेते हैं कि किसने किस तरीके के विचार को लेकर के आए, किसके जरिए कौन सी चीज नई बनी। तो देखिए, जैसे हम बात कर लेते हैं आइजैक न्यूटन की,
ये 1687 ईस्वी में क्या किया इन्होंने एकीकरण संबंधी उपलब्धियां खगोलीय तथा पार्थिव यांत्रिकी को एकत्रित किया। मतलब जो खगोलीय और पार्थिव यांत्रिकी थी, इन दोनों को क्या किया भाई, दोनों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, और यह दर्शाया कि दोनों प्रभाव क्षेत्रों पर समान गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण बल लागू होते हैं। मतलब आप समझिए, खगोलीय का मतलब क्या होता है भाई, ब्रह्मांड में जो भी उपलब्ध है, और पार्थिव का मतलब होता है जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, और इसका मतलब क्या होता है जो यूनिवर्स में है। यूनिवर्स के सभी चीजों पर भी वही गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है जो कि हमारी पृथ्वी पर रखे किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लागू होता है। तो ये पहले से ही गुरुत्वाकर्षण बल जो आ चुका था उसके बारे में इन्होंने बताया। कैसे गुरुत्वाकर्षण बल, तो एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण बल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इनका आधार, इनका मूल आधार क्या था, तो इनका मूल आधार था भाई हमारा केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम, केपलर का जो तृतीय नियम था उसके आधार पे इन्होंने बताया कि भाई ये जो है F इज इक्वल्स टू जो हम लिख रहे हैं G m1m2 अपॉन में R स्क्वायर, उसका प्रतिपादन इन्होंने केपलर के तृतीय नियम से दिया। मतलब तृतीय नियम में ये मूल संरचना आ चुकी थी कि इसका कैलकुलेशन किया जा सके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पोर्शन है भाई, जैसे हेस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का, ये 1820 ईस्वी में इन्होंने क्या दर्शाया, तो ऑर्स्टेड ने बताया था भाई वैद्युत चुंबकीय परिघटनाओं का एकत्रीकरण किया। इन्होंने, ऑर्स्टेड ने बताया कि भाई एक कॉइल लीजिए और एक मैग्नेट, दोनों के बीच में अगर आप आपेक्षिक गति कराते हैं, ठीक है ना, तो भाई इन्होंने कुछ इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि आपको एक काम करना है। देखिए थोड़ा सा कि भाई आप अगर एक वायर लेते हैं, उसमें से करंट पास करते हैं, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये ऑर्स्टेड ने दिया। इसके बाद इसी के बेसिस पर फैराडे ने क्या बताया भाई कि वो जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, उसके लिए कॉइल ले लीजिए और एक मैग्नेट, दोनों के बीच में अपेक्षिक गति कराइए, तो आप पाएंगे कि कॉइल में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई जिस पर इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड है। तो ये एकत्रीकरण ही तो है, ये चीज आई, और इसके एकत्रीकरण करके विद्युत चुंबकत्व को बनाया किसने भाई, तो माइकल फैराडे ने 1830 में। तो देखिए एक देख पा रहे हैं ना कि एक जो चीज बनी थी उसमें क्या, किस तरीके से हमने कुछ नया सोचा और कुछ नई चीजों को इजाद किया है। फिर उसी प्रकार जेम्स क्लार्क की अगर बात करते हैं, तो भाई ये 1873 में मैक्सवेल, इन्होंने विद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाशिकी को एकत्र किया और यह दर्शाया कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इन्होंने बताई भाई 1873 में। ठीक है ना, चलिए, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भाई ये अलग अलग लोग कैसे इनका एकत्रीकरण कर रहे हैं। जैसे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई ये जो दोनों का एकत्रीकरण किया इन्होंने। इसके बाद हम बात करें सेल्डन तथा ग्लासो, अब्दुस सलाम और स्टीवन विनबर्ग, ये 1979 बिल्कुल हाल फिलहाल की चीज है भाई। इन्होंने दर्शाया कि दुर्बल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल को एकल विद्युत दुर्बल बल के विभिन्न रूपों की भांति देखा जा सकता है। आप बात करिए दुर्बल नाभिकीय बल की या फिर आप बात करिए विद्युत चुंबकीय बल को, इन दोनों को अगर एकत्रित करेंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों विद्युत दुर्बल बल के अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं कार्ले रूबिया और साइमन वंडल मियर, 1984, ये बिल्कुल नजदीक वाली बात है भाई। विद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत के पूर्वानुमानों को प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया, और ये जो पूर्वानुमान यहां से आए थे, इसको इन्होंने सत्यापन करने के बाद हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना पाए, और हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए आज की डेट में हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे पास ये एक तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपलब्ध हो पाया। तो ये एक तरीके से एक सोच के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सब एकत्रीकरण के कारण हमें मिलता गया, और बहुत जगह पे इसका न्यूनीकरण भी किया गया। मतलब क्या, अगर कोई वो बहुत ही ब्रॉड, कोई बहुत ही लार्ज चीजें चल रही है तो उसको मिनिमाइज किया। ठीक है ना, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि भौतिक नियमों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके बारे में। तो भौतिक नियमों की जो प्रकृति, जो नेचर है, इसके बारे में सिंपली आप इतना समझ सकते हैं कि जो भी नियम दिया गया उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से उसको यूज करेंगे, यही चीज आना है।
मतलब जो नेचर है उसका। तो देखिए, संरक्षण नियमों का प्रकृति की समितियों के साथ में गहरा संबंध है। जैसे बहुत सारे संरक्षण नियम है, जैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ये हमारे प्रकृति से तो जुड़े हुए हैं। हम ये सारी चीजें प्रकृति से लेते हैं और वापस प्रकृति में ही मिला देते हैं, ठीक है ना। तो दिक्स्थान तथा काल समितियों तथा अन्य समितियों की प्रकृति में मूल बलों की आधुनिक सिद्धांतों में केंद्रीय भूमिका है। मतलब ऐसा करें, ये जितनी भी समितियां हैं, मतलब जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं, जितनी भी चीजें हमको देखने को मिल रही है, जितने भी तरीके का हम ये प्रौद्योगिकी की बात करें, इन सब के मूल में कुछ चीजें हैं जिनको कहते हैं भाई मूल बल। जितने भी आधुनिक प्रौद्योगिकी बन रही है, इन सबके बीच में ये मूल बलों का ही कहीं ना कहीं बोलबाला है, यही कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस्ड है। तो मतलब ये जो नियम, सिद्धांत, कानून जो भी बन रहे हैं, ये प्रकृति को रिलेट करेंगे भाई, है ना। ये प्रकृति से बियॉन्ड नहीं है। जो प्रकृति में ऑलरेडी घटनाक्रम चल रही है, हम उसी के लिए ये सब सिद्धांत लिख रहे हैं भाई। जो मैंने गुरुत्वाकर्षण की जब से बात कर रहा हूं, क्या गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के ढूंढने से पहले नहीं था? क्या हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ नहीं घूम रही थी? क्या घूम रही थी, लेकिन उनके ढूंढने के बाद हम उसको जान पाए। बस बहुत सारी ऐसी भौतिक घटनाएं, बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम चल रही है जो ऑलरेडी है प्रकृति में, लेकिन हमने ढूंढा, खोजा, जाना उसको बाद में, ठीक है ना। तो मतलब हमारा पूरा का पूरा पैरेलली बिल्कुल कनेक्टेड है प्रकृति के साथ, ठीक है, सारे नियम, सारे कानून। चलिए भाई, तो इस प्रकार से हमने ये पूरा चैप्टर समझ लिया है भाई, एंड देख लिया है, इसके हर एक छोटे बड़े फैक्टर्स को समझ लिया है, सीख लिया है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए भाई, क्योंकि हम लेकर के आ रहे हैं अब अपना सेकंड चैप्टर, जहां से स्टार्ट करेंगे एक्चुअली हमारे 11th क्लास के फिजिक्स को, जहां से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, जहां से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं। क्योंकि यहां पे तो हमने सिर्फ अपनी सोच विकसित करी कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो भाई हमारा जो चैनल, जो आपका चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, आपके लिए प्रोवाइड कराता है 7th to 12th फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। हम कर चुके हैं अपनी ये धमाकेदार शुरुआत, और इसी धमाके के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और पूरे चैप्टर्स को सीखते जाएंगे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।